किसी भी देश का विकास बिना हायर एजुकेशन के नहीं हो सकता। भारत जैसे विशाल देश में जहां शहरों से अधिक गांव हैं, क्या हर किसी को उच्च शिक्षा दे पाना संभव है? क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बढ़ता दायरा इसकी राह आसान कर सकता है? उच्च शिक्षा कारोबारी जगत के लिए क्यों है जरूरी? ऐसे अनेक सवालों के जवाब तलाशते हैं आज के हमारे एपिसोड रोल ऑफ आईटी इन ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस में। एक नई सोच की तरफ कदम बढ़ाओ, अपने हौसलों से एक नई तस्वीर बनाओ, सपनों की ऊंचाइयों को छूकर तो देखो, अपने सिमटे हुए ख्यालों से निकल कर तो देखो। दुनिया में सब कुछ संभव है अगर आप कोशिश करते हैं, और कोशिश भी सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जिन्हें खुली आंखों से सपने देखने आते हैं। ऐसा सोचना है हमारे शो मेंटोर का, जो सिर्फ अपने ज्ञान को लोगों तक नहीं पहुंचाते, बल्कि उन्होंने अपनी मोटिवेशनल बातों को सोच और तकनीक के जरिए हर एक इंसान तक पहुंचाया है, हर घर तक पहुंचाया है, और आज लोग उन्हें फॉलो करते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं श्री सुनील कुमार गुप्ता जी का उनके अपने शो में। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। तो सर, आज हम बात करेंगे आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। लोगों को नॉलेज तो है इसके बारे में, लेकिन अगर हम बात करें मोबाइल के यूज़ का, लैपटॉप के यूज़ का, तो उनके लिए आईटी सिर्फ इंटरनेट का एक जरिया है, इंटरनेट तक सिमट के रह गया है। आपके मुताबिक आईटी में क्या क्या कवर करते हैं आप? देखिए, आईटी में अगर हम इसको आसान तरीके से समझना चाहें तो आईटी का मतलब हो गया किसी भी कंप्यूटर जी या किसी भी स्टोरेज, नेटवर्किंग या किसी और फिजिकल डिवाइस के जरिए जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा को सिक्योर करते हैं, स्टोर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, तो उसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। अच्छा, तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है और मुझे लगता है इसे समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा लोगों के लिए, लेकिन उनको आज तक ये लगता था कि मोबाइल यूज हो रहा है, टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ये हो गया आईटी। बट देन यहाँ पे जानना चाहूंगी कि डिजिटाइजेशन का जमाना तो हो गया है, हर कोई डिजिटल वर्ल्ड में एंटर कर गया है और उन्हें लगता है कि आईटी यही है, लेकिन आईटी और डिजिटाइजेशन में कितना डिफरेंस आप समझते हैं? देखिए, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अच्छा। आईटी अगर बैक ऑफिस है तो डिजिटाइजेशन जो है वो उसका फ्रंट एंड है। या हम ऐसे ले मान लो कि जो हमारा कंप्यूटर का यूज है, जैसे मैंने बताया कि हम किसी भी कंप्यूटर को यूज करें या उसकी स्टोरेज डिवाइस को यूज करें या उसकी नेटवर्किंग को करें या किसी भी फिजिकल डिवाइस को यूज करें डाटा एक्सचेंज करने के लिए। अच्छा। तो वो जो डाटा एक्सचेंज करते हैं वो किस तरीके से करें, किस पर्पज से करें, उसे हम बोलते हैं डिजिटाइजेशन। तो डिजिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप अगर हम देखें तो आज सरकार जो है G2G जब वो कम्युनिकेशन करती है, जो क्योंकि डिजिटाइजेशन हो गया तो उसको आसानी है। G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल से या दूसरी स्टेट गवर्नमेंट से, या गवर्नमेंट डायरेक्टली कंज्यूमर से बात करना चाहती है तो G2C आ जाता है, या गवर्नमेंट बिजनेस से बात करना चाहती है तो गवर्नमेंट G2B बोलते हैं उसे हम। बिल्कुल। या मान लीजिए B2B भी है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से बात करना चाहता है, या मान लीजिए एक बिजनेसमैन B2C कंज्यूमर से बात करता है, या दो कंज्यूमर आपस में बात करना चाहते हैं, C2C हो गया। तो ये सारे कम्युनिकेशन जो है ये डिजिटाइजेशन के कारण है। अच्छा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आईटी इनके बैक में रहता है, उसको कैसे प्रयोग करते हैं उस डाटा को, वो डिजिटाइजेशन हो गया। और अच्छी तरह समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए हम गाड़ी है, उसका इंजन तो हो गया आईटी, और उसको फिर हम ड्राइव कहाँ करते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं, कहाँ लेके जाते हैं, कैसे जाते हैं, वो हो गया डिजिटाइजेशन। यानी कि डिजिटल वर्ल्ड में एंट्री किए बिना ना आईटी को भी पूरी तरह से चलाना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ डिजिटाइजेशन। क्योंकि आईटी के प्रयोग से ही आप डिजिटाइज कर सकते हो पूरे संसार को और पूरे हिंदुस्तान को। जो हमारा गवर्नमेंट का, जो हमारी सरकार चाहती है कि डिजिटाइजेशन हो, जो आदमी छोटे शहरों में बैठा है या गाँव में बैठा है, विलेजेस में बैठा है दूर, वो भी कनेक्ट हो गवर्नमेंट से डायरेक्टली और बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्ट हो, तो वो इसी माध्यम से हो रहा है कि डिजिटाइजेशन। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर फैलाया, फिर डिजिटाइजेशन मतलब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी शुरू करी उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैलाया आईटी, और जब एक्सचेंज करनी शुरू करी इंफॉर्मेशन तो डिजिटाइजेशन हो गया। और ऑनलाइन ये चीजें कर देने से लाइफ जो है बड़ी आसान हो गई है और इजीली सब तक ऐसा पहुंच पा रहा है सब। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डिजिटाइजेशन इसलिए जरूरी है कि देश में से करप्शन खत्म करने के लिए। अच्छा। क्योंकि करप्शन होता है जब इंफॉर्मेशन नहीं होती। मान लीजिए आप किसी रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, आप छोटा कोई बिजनेस करना चाहती हैं, तो आपको ये पता ही नहीं है रजिस्ट्रेशन कहां से होगा, पहली बात। दूसरी बात, इस रजिस्ट्रेशन में क्या क्या पेपर चाहिए, 1 2 3 4 कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप ऐसे ही
अंधेरे में तीर, आप पहले एक ऑफिस जाएंगी, पता लगे यहाँ तो होता ही नहीं, फिर दूसरे ऑफिस जाएंगी, फिर कोई दलाल मिल जाएगा, कोई ब्रोकर मिल जाएगा, जैसे पहले हुआ करता था। अब आप कंप्यूटर खोलेंगी, उसमें डालेंगी ये रजिस्ट्रेशन कहाँ होना है तो बता देंगे यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, सारी चीजें आ जाती आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगी तो पता लग जाएगा क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जी। आप वो डॉक्यूमेंट इकट्ठे करेंगी, उसमें ये भी आ जाएगा कैसे अपलोड करना है, आपने ऑनलाइन अपलोड किया और आपके घर बैठे हो गया। तो करप्शन भी खत्म हुई, स्पीड भी तेज हुई, और साथ में जो आपका बहुमूल्य समय था वो आप अपने बिजनेस को प्रॉपर्ली दे सकते हो, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा इन सब हैसल्स में। यहाँ पे जानना चाहूंगी, आपने डिफरेंस बड़े अच्छे से समझाया सर, लेकिन एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए आईटी का क्या रोल आप समझते हैं? बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले आईटी के माध्यम से और डिजिटाइजेशन के माध्यम से डिसीजन मेकिंग फास्ट हो गई है। अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है या चेंज करना है या बढ़ाना है या उसका विजन सेट करना है, तो आज आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी कि देश में उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, विदेशों में उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट यूरोप में ज्यादा है, एशिया में ज्यादा है या यूएस में ज्यादा है या अपनी कंट्री में ज्यादा है। तो आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत फायदा हो गया। और दूसरा मार्केटिंग का हो गया। अच्छा। पहले यदि आप किसी छोटे से गांव में बैठे हैं या छोटे शहर में बैठे हैं तो अपनी प्रोडक्ट को आप कैसे दिखाएं। आपके पास एक ही माध्यम होता था कि आप किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें, तो एग्जीबिशन में जितने लोग आ गए तो उनको पता लग गया आप ऐसे प्रोडक्ट को बनाते हैं या आप इस प्रकार की कोई सर्विस देते हैं, लेकिन और कोई माध्यम नहीं था। 1 to 1 आप समझा सकते थे पहले, लेकिन अब क्योंकि डिजिटाइजेशन हो गया तो उसके माध्यम से आप अपनी प्रोडक्ट की जो भी खूबसूरती है और जो भी खासियत है वो कैसे लोगों को के जीवन में प्रभाव डालता है, कैसे उनको हेल्प करता है, ये आप डिजिटाइजेशन के माध्यम से बता सकते हैं। तीसरा बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कस्टमर फीडबैक जी आज सबसे इंपॉर्टेंट है। आज आप देखो इतना फास्ट जमाना है कि अगर मान लीजिए एक प्रोडक्ट में छोटी सी एक कमी निकलती है तो वो जब तक कंपनी सोचती है हम क्या करूं, जब तक वो पूरे देश को पता होती है। बिल्कुल सही। तो उस प्रोडक्ट का फिर उसको कैसे कस्टमर फीडबैक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अब आपको एकदम मिल जाता है। और चौथा मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ग्लोबल होना चाहते हैं तो ग्लोबल होने का एक ही माध्यम है डिजिटाइजेशन। अगर आपको ग्लोबलाइजेशन में आना है, मतलब पूरे ग्लोब को, पूरे संसार को अपनी प्रोडक्ट दिखानी है, तो ये अकेला माध्यम है। तो ये 4 बड़े फायदे हैं। तो ये 4 पैरामीटर्स जो आपने बताए, और आई एम श्योर कि ये जो इंटरनेट है उसके यूज से बिजनेसेस को बड़ी आसानी हो रही होगी, क्योंकि उनकी मार्केटिंग इजीली हो रही है, उनको अपने एजेंट को, किसी बंदे को भेजना नहीं पड़ रहा है अपने हर प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। प्लस अवेयरनेस आपके हिसाब से काफी ज्यादा बढ़ गई है डिजिटाइजेशन से, राइट? बिल्कुल बढ़ गई है। सरकार भी इसमें बहुत बड़ा काम कर रही है। Exactly. क्योंकि सरकार ने भी अपना सारी कार्यशैली चेंज कर ली है, वो भी डिजिटाइजेशन का पूरा फायदा उठा रही है। वो भी जो पब्लिक को सुविधा दे रही है इसी माध्यम से दे रही है। तो आज अगर आपको गवर्नमेंट से भी कुछ सुविधा लेनी है, कोई रजिस्ट्रेशन कराना है, कुछ भी कराना है, या मान लीजिए गवर्नमेंट को नया एक्ट लाती है या कोई कानून में चेंज लाती है, तो वो भी उसका डिजिटाइजेशन का फायदा उठाती है, उसको वेबसाइट पे डालती है, लोगों से ओपिनियन लेती है, जिससे कि लोग फीडबैक दे सकें कि इस कानून में ये चेंज होने जरूरी नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, या क्या और चेंज होने चाहिए थे। तो ये एक बहुत बड़ा और भी एडवांटेज है कि जो गवर्नमेंट भी इसको उठा रही है, और जिससे गवर्नमेंट की साख भी बढ़ रही है, लोगों को पता भी लग रहा है गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है और क्या नया कर रही है, और ये भी पता लग रहा है कि गवर्नमेंट आगे उनकी सुविधा के लिए क्या क्या चीजें ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही है। वेल, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर से आपकी मुलाकात करवाएंगे और आपको बताएंगे कि उन्होंने अपनी जर्नी में किस तरह से आगे बढ़ के, इनफैक्ट चैलेंजेस को ओवरकम करके अपने बिजनेस को ग्रो किया आईटी की हेल्प से। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिजनेस इनसाइड। टीचिंग एक ट्रेडिशनल तरीका है जहाँ एक टीचर सामने खड़ा है, पढ़ा रहा है, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि अब टीचर आएगा नहीं लेकिन पढ़ाएगा, और तुम्हारे सामने लाइव डिस्कशन होगा लेकिन टीचर आएगा नहीं। तो शुरू में जो चैलेंज था वो लोगों के, डॉक्टर्स के माइंडसेट में था कि ये हमें समझ आएगा भी कि नहीं आएगा। अज्ञानता का अंधेरा क्या केवल शहरों से ही दूर होगा? क्या हमारे देश के दूर दराज के इलाके उच्च शिक्षा से महरूम रह जाएंगे? इसी सवाल का जवाब है वो जिन्होंने बदल दी किस्मत उनकी, जो पा नहीं सकते थे ज्ञान की रोशनी, और वो भी बिना कहीं जाए। इन्होंने चिकित्सा के उच्च ज्ञान को आईटी के माध्यम से देश के हर कोने में पहुंचाकर देश की बहुत बड़ी समस्या का निवारण किया है। तो आइए मिलते हैं हमारी शिक्षा प्रणाली से जुड़े उस शख्स से जिन्होंने सर्व शिक्षा को अपना मिशन बनाया हो। स्वागत करते हैं अपने गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर सुमित सेठी जी का। जी हाँ, तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे जिन्होंने जिंदगी में उच्च शिक्षा को अपना मिशन बनाया हो। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं आवर गेस्ट ऑफ द ऑनर ऑफ द डे डॉक्टर सुमेर सेठी का। डॉक्टर सुमेर, आपका बहुत बहुत स्वागत।
अभी अभी हमने आपके बारे में इतना कुछ देखा, आपने इतना कुछ किया लाइफ में, आगे बढ़े, मुश्किलों को ओवरकम किया। बहुत मुश्किल होता है, मैं जानती हूँ, तो आपकी जर्नी के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। नहीं, मेरी जर्नी शुरू हुई कि जब मैंने अपने खुद के समय पे, जब मैं MBBS करने के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया। हमारे यहाँ ऑल इंडिया PG एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाते हैं। तो मैंने अपने समय पे उस एग्ज़ाम में टॉप किया और मुझे लगा कि मेरे साथ और भी लोग थे जो मेरे से बराबर ही होंगे, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया एग्ज़ाम में। अच्छा। तो मुझे लगा वो जो गैप है वो शायद मैं लोगों को गाइड कर सकता हूँ। उस गैप को फिल करने के लिए हमने एक इंस्टीट्यूट शुरू किया दिल्ली में, जिसका नाम डैम्स रखा हमने, दिल्ली एकेडमी मेडिकल साइंसेस। और हमने डॉक्टर्स को पढ़ाना शुरू किया उनके पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम के लिए। ये जर्नी शुरू हुई 17 साल पहले। अच्छा। उसके बाद हमने, क्योंकि हमारा पहला बैच का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, तो हमने और बाहर ब्रांच खोलना शुरू किया। अगले 10 साल में हमने 35 शहरों में अपना ब्रांच खोला, जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स जाते थे बाय एयर, बाय ट्रेन, जैसा सुविधा लेके वो जाके पढ़ाते थे वहाँ डॉक्टर्स को। अच्छा। और वापस भी आते थे, मतलब ऐसा एक सर्कल था। ये 2011 तक हम करते रहे। 2011 के बाद मैं और सेंटर खोलना चाहता था, लेकिन जो मेरा फैकल्टी टीम था, जो कि आप समझ सकते हैं कि फैकल्टी टीम की कोर है इसके अंदर, वो थक गया था। वो कहते हैं साहब हम इससे ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते। तो उस समय हमने एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पढ़ाना शुरू किया। अब टीचर वही थे, स्टूडेंट्स भी थे, लेकिन अब वो ट्रैवल करना हमने उन्हें कम कर दिया। और जो मैं एक्चुअली में आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ आज के, वो अगले 5 साल में 2011 से लेकर 2016 तक आज हम 135 सेंटर्स पे आ चुके हैं। कहीं ना कहीं सर आईटी के इस्तेमाल से, जैसे सर ने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, मैं कहूँगा सिर्फ आईटी के इस्तेमाल की वजह से जी, क्योंकि अगर आईटी का इस्तेमाल नहीं होता और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू नहीं करते तो कितने फैकल्टी लाओगे, कहाँ से लाओगे, और वो कैसे ट्रेवल करेगी कि आज वो मुंबई में है, कल वो भोपाल में है, परसों वो चेन्नई में है, कैसे फैकल्टी इतना ट्रेवल करेंगी। वो नेशनल वेस्टेज है बहुत बड़ी कि फैकल्टी घूम रही है। अब अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप लेक्चर दे रहे हैं तो स्टूडेंट को पूरा फायदा मिल रहा है, बिल्कुल ज्यादा स्टूडेंट पढ़ पा रहे हैं, और वो जो फैकल्टी है हमारी वो भी एक जगह बैठ के कंफर्टेबल अपनी जो उसके अंदर नॉलेज है उसको वो पूरे देश को और पूरे अपने सारे स्टूडेंट को बता पा रहे हैं। तो उसमें टाइम भी बचा, बहुत बड़ा संसाधन बचे देश के जो किसी और के काम आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब कुछ सिर्फ आईटी के माध्यम से ही इतने आगे आ पाए। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना कि जब आप आईटी का यूज भी करते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आपको फेस करनी पड़ी होगी उसमें भी, क्योंकि इतना बड़ा काम आपने किया। तो क्या प्रॉब्लम्स आपको आई? जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं बोलूँगा माइंडसेट। जब हमने शुरू किया तो सब लोगों ने मुझे बोला कि ये कोई नहीं आएगा, क्योंकि एक ट्रेडिशनल टीचिंग एक ट्रेडिशनल तरीका है जहाँ एक टीचर सामने खड़ा है, पढ़ा रहा है, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि अब टीचर आएगा नहीं लेकिन पढ़ाएगा, और तुम्हारे सामने लाइव डिस्कशन होगा, लेकिन टीचर आएगा नहीं। तो शुरू में जो चैलेंज था वो लोगों के, डॉक्टर्स के माइंडसेट में था कि ये हमें समझ आएगा भी कि नहीं आएगा, कैसे पॉसिबल हो पाएगा। माइंडसेट जो था वो एक चैलेंज था। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे सर ने कहा कि माइंडसेट था कि ये कैसे पॉसिबल होगा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है ना कि कैसे होगा, हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं आईटी के जरिए, यही आपसे पूछना चाहूंगे। देखिए, चैलेंज इसमें दो तरह के आते हैं, एक होता है ऑपरेशनल चैलेंज और एक होते हैं टेक्निकल चैलेंज। अच्छा, ऑपरेशनल चैलेंज में यही नहीं पता होता कि कैसे कम्युनिकेशन होगा, जैसे माइंडसेट की बात हुई, ये नहीं पता होता हम किस तरह से क्या एग्जैक्टली कम्युनिकेट करेंगे, क्या कम्युनिकेट करना है। हाँ। और कई बार कस्टमर को हम ये बता ही नहीं पाते कि हमने कस्टमर को किस तरह से बताना है कि कस्टमर को सीधा पता लगे। तो इस तरह से ऑपरेशनल काफी दिक्कतें आती हैं। और टेक्निकल तो है ही कि इंप्लीमेंट करना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना, उसकी कॉस्ट भी होती है फिर और उसको इंप्लीमेंट करना, और हमारे सेटअप के लिए आईटी का कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कैसे उसको सेटअप करेंगे, उसकी कॉस्ट भी आती है फिर। Exactly. तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे को लगता है कि आज किसी भी तरह का बिजनेस करना, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग करें या आप ट्रेडिंग करें या आप कोई सर्विस प्रोवाइड करें, किसी भी किस्म की, वो संभव ही नहीं है आईटी के बगैर। बिल्कुल सही कहा। आज वो जमाना है, अब ये बात खत्म हो गई कि उसका हम सारा लेके आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। मैं ये कहूंगा कि अगर आपको बिजनेस करना है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग करें, ट्रेडिंग करें, कोई सर्विस प्रोवाइड करें, तीनों में आपको आईटी का ही सहारा लेना पड़ेगा आगे बढ़ना है अगर आपको। तो यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, यानी आईटी के यूज के जरिए आप आगे बढ़े, उसके अलावा आईटी का कैसे आपने इस्तेमाल किया? नहीं, उसके बाद जो हमारे वो दूसरा चैलेंज आया कि हमने स्टूडेंट्स को पढ़ा तो दिया, लेकिन अब उसको समझ आया, डॉक्टर्स उसको कर पाए कि नहीं, पर उनका फीडबैक लूप कैसे लेते। तो हमने एक मोबाइल पे एक डिजिटल कैंपस बनाया हमारा, जिसे हम हमारा क्लाउड कैंपस कहते हैं। अब हमारा हर स्टूडेंट उस कैंपस का भाग बन जाता है।
तो अब अपना वो टेस्ट भी वहीं करता है, ई बुक्स को भी एक्सेस करता है, और टीचर्स को वीडियो अगर एड ऑन करना होता है कि जो उसने पढ़ाया उसमें कुछ एड ऑन करना है तो वो भी उसमें एक्सेस कर पाता है। तो एक पूरा लूप बन पाया कि हमने पढ़ाया और वो मोबाइल ऐप के द्वारा उसको हमने फीडबैक लूप में भी ले लिया। सो इट इज नॉट ओनली कि हमने पढ़ाया क्या, उसको समझ के आया, वो भी हम टेक्नोलॉजी की मदद से ही कर रहे हैं। अच्छा, आप भी सर को कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे सर कि किस तरह से और इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि मेरे को लगा ये बहुत बड़ी बात है फीडबैक लेना, क्योंकि आपने पढ़ा दिया, चाहे टू वे कम्युनिकेशन से पढ़ाया, लेकिन कई बार बच्चा बाद में सोचता है कि मैंने उस समय क्वेश्चन नहीं पूछा या इसमें क्या क्वेरी होगी। तो ये जो फीडबैक का सिस्टम है, जो ऐप डाउनलोड करके उसमें फीडबैक दे देते हैं, तो जो पढ़ाने वाली फैकल्टी है वो भी नेक्स्ट टाइम के लिए और प्रिपेयर हो जाती है, उसे भी पता लगता है कि क्या चीज मेरे को और अच्छी तरह एक्सप्लेन करनी है। बिल्कुल। और कुछ जो हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर साहब के केस में, या जो भी हमारा कंज्यूमर है, वो अपनी बात एग्जैक्टली बता पाता है। यहाँ पे फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपने दो चीजें यहाँ पर बताई। अच्छा, इसकी कॉस्ट जानना चाहूंगी। जैसे ऐप की बात की, क्या कॉस्टिंग आई, क्या ज्यादा कॉस्टिंग हुई या फिर अफोर्डेबल पड़ा आपको ये? नहीं, कॉस्ट इनिशियली तो एक प्रोहिबिटिव लगती है। मतलब जब हम शुरू करते हैं टेक्नोलॉजी को, जब हमने पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनी थी तो वो डिसीजन लेने में हमें 6 महीने लगे, कॉस्ट ज़्यादा थी। लेकिन लॉन्ग टर्म में वो कॉस्ट, अगर हम जो ट्रैवल कर रहे थे टीचर्स और जो एयरफेयर में स्पेंड हो रहा था, वो सब देखें तो कॉस्ट उसके मुताबिक कम हो जाता है। इनिशियली लगता है, लेकिन बाद में इट इवन्स आउट। फिर आप कोई सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जब भी हम आईटी का कोई प्रयोग शुरू करते हैं तो हमें, क्योंकि हम एक बिजनेस प्लान बनाते हैं, बिल्कुल, तो उसमें हमारी बहुत सारी कॉस्ट सेविंग होती है। इसके अलावा हमारा, क्योंकि बिजनेस मैनी फोल्ड बढ़ता है, यदि आपकी टर्नओवर मान लीजिए आईटी का प्रयोग करके 10 गुना बढ़ रही है, तो आप जब आईटी का प्रयोग करते हैं और जो उसकी कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं कि कितनी कॉस्ट लगेगी, तो ये आप जरूर ख्याल में रखें कि इसका प्रयोग करने के बाद आपकी टॉप लाइन भी बढ़ने वाली है, बॉटम लाइन भी बढ़ने वाली है। बिल्कुल। तो इसीलिए आप ये ना सोचें कि जो मेरा आज बिजनेस चल रहा है उसमें मान लीजिए मुझे जो प्रॉफिट है उससे तो ये आईटी की कॉस्ट 10 साल में रिकवर होगी, क्योंकि आपकी टॉप और बॉटम लाइन दोनों बढ़ रही हैं, तो वो रिकवर आपकी 2 ही साल में हो जाती है। तो इसीलिए आईटी का प्रयोग जरूर करें। और आईटी का प्रयोग करने से सबसे बड़ी बात जो है, जो करप्शन खत्म होता है और जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन पास होती है, वो देश के लिए बहुत जरूरी है। उसी से हमारे समाज का और देश का विकास होगा। अच्छा, यहाँ पे सर एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया है, तो हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक के उस पार हम जानेंगे कि क्या सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए आईटी को यूज करना फीजिबल हो सकता है, या फिर जो छोटे उद्योग हैं यानी एमएसएमईज जो हैं, वो भी इसका यूज करके अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती हैं। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, हम हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। मैं कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी के गुलाम मत बने जी, उसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करें। वेलकम बैक वंस अगेन टू बिजनेस इनसाइट आफ्टर द ब्रेक। तो आज हम बात कर रहे हैं आईटी के बारे में, किस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल वर्ल्ड में कदम रखने के साथ बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सवाल उठता है सर कि क्या सिर्फ कॉर्पोरेट्स में आईटी का यूज हो सकता है या फिर एमएसएमईज भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरे को लगता है एमएसएमई को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। हमारे देश के 6 करोड़ एमएसएमई जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, जिनकी वजह से देश आगे बढ़ रहा है, जिनका प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट में 40 से 45% योगदान है, वो यदि इसका प्रयोग करेंगे तो कंट्रीब्यूशन और ज्यादा बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। और एमएसएमई को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि एमएसएमई बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाता है, बिल्कुल, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाता है और उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। तो इसीलिए यदि वो आईटी का प्रयोग करेंगे और ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे तो प्रोडक्ट को ज्यादा बेच पाएंगे अपनी। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी इनिशियल लेवल पे अगर एमएसएमई इसका यूज करने लग जाते हैं तो आगे चल के कॉर्पोरेट्स में बदलना कोई मुश्किल काम आपके लिए भी नहीं रह जाने वाला। अच्छा, यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी, आपने तो इस्तेमाल किया है, इनफैक्ट आईटी का यूज किया, उससे अपने बिजनेस को काफी ग्रो किया, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि इससे आपको कोई नुकसान हुआ या फिर आपको कोई लॉस हुआ? नहीं, शुरू में एक दो सेंटर में हमें ऐसा लगा कि किसी ने उसको जब कंप्यूटर पे जब हो रहा था तो पायरेसी करने की कोशिश अच्छा। की, तो ये हमने पहले नहीं सोचा था। फिर बाद में हमने उसके लिए चेक और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना के, मतलब कई चीज़ें हमने की कि सिक्योरिटी ऐड की हमने, जो कि जब हम क्लासिकल मॉडल में थे कि टीचर जा रहा था पढ़ा रहा था तो ये पायरेसी उतना नहीं था। अब क्योंकि टीचर है नहीं वहाँ पे, कंट्रोल हट गया, तो ये एक एलिमेंट हमारे पास नया जुड़ा। तो आपको भी ये लगता होगा सर कि एस्टिमेट जरूर मतलब लगाना चाहिए कि क्या क्या इससे नुकसान भी हो सकते हैं आगे चल के? क्योंकि इसमें 3 थ्रेड बहुत बड़े हैं। जो 3 बड़े नुकसान हैं उसमें एक तो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, जो कि हमें जरूर कंसीडर करनी चाहिए, उसमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी टर्नओवर बढ़ेगी, वो ध्यान रखना चाहिए। दूसरा सिक्योरिटी, क्योंकि इसको हैक करना, इसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो डाटा है
वो वर्चुअल बिल्कुल आईटी और इंटरनेट पे होता है, तो वो कोई हैक करके चुरा सकता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। और तीसरा, इसमें दोनों तरह का कि टेक्निकल स्किल लेबर आपको चाहिए, वो मुश्किल से मिलती है, और कुछ लोग आपके अनएम्प्लॉयड भी हो जाते हैं जब आप प्रयोग करते हैं, तो उनको कहाँ लगाना है। तो ये 3 बातों का जरूर ध्यान रखना है। अच्छा, अभी बारी आती है हमारे उन सवालों की जो आप ही ने हमें भेजे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी सबसे पहले आपका। अच्छा सर, जो हमारा पहला सवाल है वो रंजना जी ने हमें भेजा है। उन्होंने हमारा विमेन एम्पावरमेंट का शो देखा, उनको बहुत पसंद आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए भी। और जो अन्नपूर्णा स्कीम के बारे में आपने बताया था, उसके लिए इनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन कैसे उसे आगे बढ़ा सकती हैं या फिर वो शुरू कर सकते हैं? वो स्कीम रंजना जी को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि भाई उन्होंने बिजनेस शुरू कर रही है हमारे शो को देख के। तो वो जो अन्नपूर्णा स्कीम है वो भारतीय महिला बैंक की स्कीम है जी। लेकिन अगर आपके पास कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है तो जो हमारी एमएसएमई मिनिस्ट्री है उसकी एक स्कीम है, क्रेडिट गारंटी स्कीम। अच्छा। उस स्कीम के तहत इन्हें क्वालिफाई करना पड़ेगा। इन्हें अपना प्रपोजल तो भारतीय महिला बैंक में सबमिट करना पड़ेगा, वो इसको एमएसएमई मिनिस्ट्री में भेज के अप्रूवल लेंगे, जिससे कि इनको 1 करोड़ तक का लोन बिगर किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के मिल सकेगा। उम्मीद करती हूँ आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। और अब बारी आती है आज के हमारे लकी कॉलर ऑफ द डे के सवाल की। इनका सवाल यह है कि इन्होंने इंजन में एक बड़ा अच्छा सा इन्वेंशन किया है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, और इन्होंने कहा है कि उसकी गाड़ी की जो माइलेज है वो ये बढ़ा सकते हैं। अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कैसे सेटअप करें जानना चाहते हैं। देखिए ये तो बहुत ही बड़ी बात होगी अगर ऐसी कुछ इनोवेशन इन्होंने की है। तो इनको मैं तो कहूंगा सबसे पहले अपनी इनोवेशन को रजिस्टर्ड कराना चाहिए। अच्छा। और अपनी इनोवेशन को किसी ना किसी इनक्यूबेटर के पास जाके रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए। और अगर वो वहां रजिस्टर्ड करा लेंगे तो स्टार्टअप की कैटेगरी में आ जाएंगे। उस कैटेगरी में आने के बाद इनको बहुत बड़े एडवांटेज मिलने शुरू हो जाएंगे। इनको लोन भी आसानी से मिलेगा, इनको इन्वेस्टर भी आसानी से मिलेगा, और इनका बिजनेस प्लान बनाने वाले भी मिलेंगे। वेंचर के लिए भी इनको वेंचर कैपिटलिस्ट भी मिल जाएंगे। तो इसलिए उसको सबसे पहले किसी इनक्यूबेटर के पास जाके रजिस्टर कराएं। जी हाँ, तो बड़ी अच्छी बात आपको सर ने बताई है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं अपनी कंपनी का तो सारी चीजें आपके लिए इजी हो सकती हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे लकी कॉलर ऑफ द डे वसीम जी का। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। मैं ITI AKS निज़ामुद्दीन का स्टूडेंट हूँ। मेरे को ये लगता था कि ITI के बाद मैं सिर्फ कहीं जॉब कर सकता हूँ। जब से मैंने बिजनेस इनसाइट प्रोग्राम देखना शुरू किया है, तो मेरा काफ़ी बिजनेस के बारे में नॉलेज बढ़ी है। तब से मेरे को ये लगता है कि मैं अपना कहीं बिजनेस खोल सकता हूँ। अच्छा, वैसे वक्त बहुत ज़्यादा नहीं बचा है हमारे पास, तो सर पहले आपसे जानना चाहूँगी, जो MSMEs हैं जो अपना बिजनेस कर रही हैं छोटे लेवल पे, वो आगे बढ़ना चाहती हैं, तो कैसे IT का इस्तेमाल करके आगे बढ़े, कोई सजेशन देना चाहेंगे उन्हें? नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि हर किसी को अपने बिजनेस में पहले गैप आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उसको जो वो प्रोडक्ट देना चाहता है और जो कंज्यूमर है उसके बीच में गैप क्या है, और टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जो उस गैप को ब्रिज कर सकती है। अच्छा। अगर सही लोग, सही टेक्नोलॉजी और सही प्रोडक्ट एक समय पे जुड़ जाता है तो वो बड़ा काम हो जाता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा सजेशन दिया इन्होंने। आपका सिग्नेचर कमेंट भी अभी जान लेते हैं सर, क्या है आपका सिग्नेचर कमेंट? मैं कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी के गुलाम मत बने जी, उसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करें। तो अब हमारी वही रीत सर, जो हमारा मोमेंटो है, अपने गेस्ट ऑफ ऑनर को हम देते हैं, तो आपके शुभ हाथों से ये काम भी जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा, आप दोनों का ही शुक्रिया करना चाहूंगी चलते चलते। सबसे पहले आपका सर, जो आप यहाँ पर आए और अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू, आपका भी थैंक यू। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो हर बार आप इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि हमने बात की कि MSMEs के लिए भी IT का यूज करके अपने बिजनेस को बढ़ाना कितना इजी हो सकता है। हो सकता है थोड़े चैलेंजेस आए, लेकिन किसकी जिंदगी में चैलेंजेस नहीं आते? हमारी जिंदगी में आते हैं, आपकी जिंदगी में आते हैं, तो फिर बिजनेस में भी आएंगे। उनको ओवरकम कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको एक और खास बात बता दूं कि ये शो आप ही का शो है। आप जो चाहे हमसे सवाल कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है दिमाग में तो आप क्लियर कर सकते हैं। अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए अपने सवाल हमें लिख भेजिए, ईमेल के जरिए या फिर SMS के जरिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, एक बार फिर हाजिर होंगे एक और विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक बिजनेस इनसाइड में इतना ही। नमस्कार।